तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वक्स वंडर्स में। तो जहां हम बात करेंगे राजभाषा, इस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें बता दें, हमारा यह वीडियो क्लास उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो रेलवे में होने वाले डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हों, चाहे वो ग्रुप बी का हो, चाहे वो वेलफेयर इंस्पेक्टर का हो, चाहे जेई का हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट का हो, इंजीनियरिंग का हो, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो। हमारे क्लास जो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम रेलवे में होते हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपका ये क्लास जो होगा बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हमारा ये जो क्लास है इस साल का आज का ये नवा क्लास है। हम इससे रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण क्लास ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज का हमारा सबसे पहला सवाल जो है वो फाइनेंस से है। पहला सवाल पूछा गया है, व्हाट वर्क्स आर कैरिड आउट अंडर प्लान हेड 51। अब ये प्लान हेड क्या होता है? तो रेलवे में जितने भी काम होते हैं उनके लिए क्या होता है, पैसा चाहिए होता है। तो इसीलिए अलग अलग काम के लिए जो है अलग अलग प्लान हेड बांट दिया गया है कि कौन सा काम जो है कौन से प्लान हेड के अंदर होगा, और उसका जो फंड एलोकेशन होता है उसी अनुसार होता है। तो यहाँ पे प्लान हेड 51 की बात की गई है। प्लान हेड 51 किससे रिलेटेड है? स्टाफ क्वार्टर्स। स्टाफ क्वार्टर से रिलेटेड जो भी काम होने हैं वो किसके अंडर आएंगे? प्लान हेड 51 के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट प्लान हेड की बात करें तो अगर जहाँ कहीं भी न्यू लाइन बिछने हैं, जहाँ कहीं भी क्या होता है न्यू लाइन बिछने हैं, उस केस में प्लान हेड कौन सा होगा? प्लान हेड 11। उस प्लान हेड का नाम कितना है? प्लान हेड 11। अगर किसी भी लाइन का जो है गेज कन्वर्सन करना है, अगर कोई लाइन का क्या है गेज कन्वर्सन करना है, मान लीजिए नैरो गेज से ब्रॉड गेज करना है, गेज कन्वर्शन करना है, तो उस केस में जो प्लान हेड आएगा वो प्लान हेड आएगा 14। अगर मान लीजिए सिंगल लाइन है और सिंगल लाइन से क्या है डबल लाइन करना है, तो डबलिंग से रिलेटेड जो भी प्लान आएंगे, डबलिंग से रिलेटेड जो भी प्लान हेड आएंगे वो आएगा प्लान हेड 15 में। डबलिंग से रिलेटेड प्लान हेड जो आएगा वो क्या आएगा? 15 में आएगा। ट्रैफिक फैसिलिटीज, ट्रैफिक फैसिलिटीज से रिलेटेड जो भी प्लान हेड आएगा, ट्रैफिक फैसिलिटीज से रिलेटेड प्लान हेड जो आएंगे वो किस में आएंगे? ट्रैफिक फैसिलिटीज से रिलेटेड प्लान हेड 16 में आएगा। रोलिंग स्टॉक, रोलिंग स्टॉक के लिए जो प्लान हेड आएगा वो प्लान हेड आएगा प्लान हेड 21। रोलिंग स्टॉक से रिलेटेड प्लान हेड 21 में आएगा। ट्रैक रिन्यूअल इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग वालों के लिए। इंजीनियरिंग में जो भी एग्जाम होते हैं उसमें अगर आपका क्वेश्चन आता है कि जो ट्रैक रिन्यूअल का काम होगा वो कौन से प्लान हेड के अंदर आएगा, तो ट्रैक रिन्यूअल का जो भी काम होता है वो प्लान हेड 31 के अंदर आता है। कितना? प्लान हेड 31 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बात करें एसएनटी का, एसएनटी के जो भी काम होंगे, एसएनटी यानी सिग्नल एंड टेलीकॉम वर्क, एसएनटी यानी सिग्नल एंड टेलीकॉम वर्क से रिलेटेड जो भी आएगा प्लान हेड 33 में आएगा। किस में आएगा? प्लान हेड 33 में आएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में
बार बार पूछा जाता है। पूछा गया व्हाट इज लॉ, तो ये भी क्या है, इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड, सॉरी फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्या है, फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज लॉ पूछा गया है, तो लॉ का फुल फॉर्म क्या है, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क, वो सारे वर्क जो अप्रूव्ड हो चुके हैं, जिनका क्या है सैंक्शन मिल गया, उसको क्या बोलेंगे, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क, LAW, लॉ, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क। और अप्रूव्ड वर्क जो भी क्या होंगे, जिनका कॉस्ट 2.5 करोड़ से कम होगा, वो लॉ में आएगा। 2.5 करोड़ से जो भी क्या होगा, लेस देन होगा, यानी कम होगा, लेस देन 2.5 करोड़ जो होगा, वो सारा काम क्या आएगा, लॉ में आएगा। किस में आएगा, लॉ में आएगा। और इसके लिए जो सैंक्शन होगा वो कौन कर सकता है, लॉ का जो वर्क होगा वो सैंक्शन कौन कर सकता है, तो या तो रेलवे बोर्ड, या फिर GM लेवल पे भी ये सैंक्शन हो सकता है। लॉ जो है रेलवे बोर्ड या फिर GM लेवल तक क्या हो सकता है, सैंक्शन मिल सकता है। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है इसी स्टेप, फाइनेंस से रिलेटेड है। अगला सवाल भी क्या है, फाइनेंस से रिलेटेड है। क्या पूछा गया है, पिंक बुक इज इशूड बाय, तो पिंक बुक जो है किसके द्वारा इशू किया जाता है, तो ये भी क्या है, रेलवे बोर्ड द्वारा। लॉ किसके द्वारा, या तो रेलवे बोर्ड या GM दोनों के द्वारा हो सकता है। पिंक बुक जो होगा वो रेलवे बोर्ड के द्वारा। अब पिंक बुक क्या है, पिंक बुक में जो है वैसे सारे काम जिनका जो कॉस्ट है, वर्क का जो कॉस्ट है वो मोर देन, वे सारे काम जिसका जो वर्क का जो कॉस्ट है वो मोर देन जो होगा 2.5 करोड़, मतलब 2.5 करोड़ से ज्यादा के जितने सारे काम होंगे, 2.5 करोड़ से ज्यादा के जितने सारे काम होंगे वो क्या आएंगे, पिंक बुक में आएंगे। किस में आएंगे, पिंक बुक। 2.5 करोड़ से कम, 2.5 करोड़ से कम वाले काम किस में आएंगे, लॉ में आएंगे। 2.5 करोड़ से ज्यादा वाले काम किस में आएंगे, पिंक बुक में आएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उससे पहले ये देख लेते हैं कि पिंक बुक, लॉ बुक और LSWP यानी जो लमसम वर्क है, पिंक बुक 2.5 करोड़ से ज्यादा, लॉ बुक में क्या है 2.5 करोड़ से कम, और ले ये क्या है लमसम वर्क, ये भी क्या है 2.5 करोड़ से कम आता है। तो आइटम क्या है, वर्क। और पिंक बुक में आइटमाइज वर्क आता है, मतलब जो जो क्या है सिलेक्टेड है, आइटमाइज वर्क है, वही पिंक वर्क में आएगा। और उसका जो लागत होगा, उसका जो कॉस्ट होगा वो 2.5 करोड़ से कम होगा। कौन सेंक्शन कर सकता है, तो रेलवे बोर्ड इसका सेंक्शन, कौन सेंक्शन कर सकता है इसको, इसको सेंक्शन कर सकता है रेलवे बोर्ड। कौन कर सकता है, रेलवे बोर्ड कर सकता है। लॉ क्या है, लॉ में लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क होता है, कीमत कितना है, लेस देन 2.5 करोड़। कौन अप्रूव कर सकता है, रेलवे बोर्ड या फिर GM। इसके अलावा लमसम वर्क की बात करें, जिसको हम लोग मिनी लॉ भी बोलते हैं, लमसम वर्क जो होता है इसका भी कीमत क्या होता है, 2.5 करोड़ से कम होता है। और इसका जो सैंक्शन अथॉरिटी होता है वो क्या है, DRM होता है। सैंक्शन अथॉरिटी जो होता है DRM होता है, डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है। तो ये था वर्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क विल नॉट बी चार्ज टू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जो है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से चार्ज नहीं किया था, उससे नहीं लिया जा सकता। अब ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है, तो डेप्रिसिएशन मतलब जो भी चीजें क्या है, जो क्या होता है समय के साथ जो है जिसका क्या होता है ह्रास होता है, मतलब
जो धीरे धीरे खत्म होता है, जिसको क्या रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से उसका क्या हो जाएगा, पैसा जाएगा, क्योंकि उसको डेप्रिसिएशन मतलब क्षय होने से, मतलब खत्म होने से बचाना है। उसके लिए उसमें क्या करना है, हर साल क्या होता है, उसको रिपेयर करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है सारे जो है डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड से आते हैं, चाहे वो ट्रैक रिन्यूअल का काम हो, चाहे वो रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सिग्नलिंग सिस्टम हो, चाहे वो रिप्लेसमेंट ऑफ ओवरचार्ज रोलिंग स्टॉक हो, ये सारे काम जो होंगे वो क्या होंगे, डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड के अंदर चार्ज किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ये रिलेटेड है एस्टेब्लिशमेंट से भी और फाइनेंस से भी। ये यहाँ पे पूछा गया है, AIMS का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज AIMS। तो AIMS जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, किस लिए यूज होता है, जो भी पे रोल बनता है, यानी जो कंप्यूटर में पैसे का कैलकुलेशन, सैलरी का जो कैलकुलेशन होता है, पे रोल का जो कैलकुलेशन होता है, जो भी स्टाफ का सैलरी बनता है, उसका ऑनलाइन पोर्टल है कौन सा, AIMS। इसी के तहत क्या है, सबकी सैलरी का हिसाब रखा जाता है, हिसाब बनाया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, AIMS अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, AIMS अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। तो जो लोग दोस्त हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक भी करें, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। नेक्स्ट जो पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोटेड एक्सपेंडिचर, क्या है, कौन सा जो है वोटेड एक्सपेंडिचर है। तो वोटेड एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है एक्सपेंडिचर ऑन अर्जेंट ट्रैक वर्क। किसी ट्रैक में क्या है, अर्जेंट ट्रैक वर्क करना है, उसको ठीक करना है, उसके रिगार्डिंग जो एक्सपेंडिचर होगा वो क्या होगा, वोटेड एक्सपेंडिचर होगा। वोटेड एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब भी क्या होता है, कोई भी एक्सपेंडिचर जिसे क्या है, सब्जेक्टेड टू द वोट ऑफ द असेंबली, मतलब असेंबली में उसको पास करना पड़ता है, अंडर आर्टिकल कितना, अंडर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 203 के 203 के 2 के अंडर, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल आता है उसके तहत जो है क्या है, कोई भी जो खर्चा होगा उसके लिए क्या है, पार्लियामेंट में जो है वोट कराना पड़ेगा, वोट लेकर उसकी सहमति लेनी पड़ेगी। तो उस केस में क्या होगा, उसे वोटेड एक्सपेंडिचर बोलेंगे। इस केस में जो एक्सपेंडिचर और अर्जेंट ट्रैक रिन्यूअल वर्क होता है, ट्रैक वर्क होता है, उसको वोटेड एक्सपेंडिचर के अंदर रखा गया है। अब इसका उल्टा क्या होता है, वोटेड एक्सपेंडिचर का उल्टा होता है चार्ज, CHARGED, चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर जो होता है वो वोटेड एक्सपेंडिचर का उल्टा है। इसमें क्या है, इसमें वोटेड जो है, वोट लेने की जरूरत नहीं होती, डिस्कशन करने की जरूरत नहीं होती, वो सब्जेक्टेड, इज नॉट सब्जेक्टेड टू वोटिंग, क्या है, वोट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी क्या होता है, कभी कभी इस पर डिस्कस हो सकता है। तो एक हुआ वोटेड एक्सपेंडिचर, जहाँ पे क्या है, असेंबली में सहमति जरूरी होती है, और जिसे क्या है आर्टिकल 203 के 2 के अंतर्गत जो है रखा गया है। इसका उल्टा होता है चार्ज एक्सपेंडिचर, जिसमें क्या होता है, नॉट सब्जेक्टेड टू वोटिंग, मतलब वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर द पोस्ट इन लेवल 1, ग्रेड पे 1800, ग्रेड पे 1800। तो जो भी लेवल 1 में जो है अपॉइंटमेंट करना है, तो उसके लिए जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है वो कौन हो सकता है, जूनियर स्केल ऑफिसर। जूनियर स्केल ऑफिसर जो होता है लेवल 1 के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है हो सकता है। बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हु इज द ओनली इंडियन स्टेट, तो इससे पहले के, हु इज द, हु हैज द राइट टू अडॉप्ट अ लैंग्वेज एज अ
ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। क्या पूछा गया है कि किसके पास ये अधिकार है कि किसी राज्य के ऑफिशियल लैंग्वेज का चुनाव करने का जो अधिकार है वो किसके पास है। तो इसका सही आंसर होगा स्टेट लेजिस्लेचर, जो राज्य विधानसभा है, कि जो राज्य की विधायिका है, राज्य विधानसभा जो है उसके पास जो है, उसके पास जो पावर है वो किसी अपने राज्य के लिए क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज की घोषणा कर सकता है, चुन सकता है। तो ये स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका के पास ये अधिकार है। अनुच्छेद कितना, आर्टिकल कितने के तहत, अनुच्छेद 345 के तहत, आर्टिकल 350 345, आर्टिकल 345 कितना, आर्टिकल 345 के अंतर्गत क्या है, किसी भी राज्य को अपने आधिकारिक उद्देश्य के लिए हिंदी सहित अन्य उपयोग की जाने वाली एक या एक से अधिक आधिकारिक भाषाओं का वो चुनाव कर सकती है। उसमें अपना राजकीय भाषा घोषित कर सकता है, स्टेट लैंग्वेज जो है, स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज जो है घोषित कर सकता है। इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 345 के अंतर्गत ये आता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है which is the only Indian state with English as its official language। तो वो कौन सा इंडिया का स्टेट है जिसका इंग्लिश जो है इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड वो स्टेट है जिसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो इसी के साथ यहीं समाप्त करते हैं आज का हमारा क्लास। जो लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं वो हमारा ये फ़ोन पे है, सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने तैयारी में आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।